नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सीबीआई जांच का डर है या फिर शरद पवार के ऑर्डर के तहत अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा दिया है। ये पूरी कहानी उन 3.25 घंटों में सिमटी हुई है जो आज हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद का वक्त था। जहां आखिर 11:15 पर ऐसा क्या हुआ कि अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा टाइप कर लिया, देखिए। और उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ी या फिर थम गई? मान हम आज भी नहीं रहे हैं कि वो कोई गलत काम उन्होंने किया। हम पहले दिन से हैं कि आरोप वेग हैं, बेबुनियाद हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से लगाए गए। क्या सीबीआई के डर से देशमुख का इस्तीफा हुआ? तुम्हारे अंडर ये महाराष्ट्र के स्टेट पुलिस है, तो आप ये इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करने देंगे, ऐसा कोर्ट का व्यू था। सीबीआई की एंट्री से क्यों आ गया सियासी भूचाल? नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों कोर्ट ने वसूली कांड की जांच सीबीआई को सौंपी? No, I have no comments. I have no comments. Sir, it's a relief for you to. No, I have no comments to make. क्या महाराष्ट्र के वसूली कांड में फंसेंगे कई चेहरे? अनिल देशमुख का इस्तीफा डर या नैतिकता? भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते या न देते, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। 15 दिन में सीबीआई जांच किस पर आएगी? 15 दिन का टाइम है। सीबीआई की तरफ से एक प्रारंभिक जांच होगी और 15 दिन में सीबीआई डायरेक्टर को यह निर्देश दिया गया है कि प्रारंभिक जांच करके ये बताया जाए कि इस पूरे मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं। जब तक सीबीआई की जांच चलेगी तब तक महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बनी रहेंगी, हलचल तेज रहेगी। अग्नि परीक्षा से कम नहीं ये 15 दिन महाराष्ट्र सरकार के लिए। तारीख और 3 तस्वीरों में अनिल देशमुख पर लगे वसूली कांड के आरोप से लेकर इस्तीफे तक की संपूर्ण कथा मौजूद है। 20 मार्च को पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली के इल्जाम लगाए। 23 मार्च को एनसीपी चीफ शरद पवार ने देशमुख को क्लीन चिट दे दी, लेकिन पूरा केस 5 अप्रैल को 360 डिग्री घूम गया जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर दे दिया। इधर सीबीआई जांच का ऑर्डर आया, उधर इस्तीफा आ गया। आज हम आपको महाराष्ट्र के कथित वसूली कांड के एक-एक अध्याय के बारे में बताएंगे ताकि पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाए। महाराष्ट्र की वसूली कथा अध्याय नंबर 1, 100 करोड़ की वसूली। अध्याय नंबर 2, एक देशमुख कितने राज। अध्याय नंबर 3, कितना सच कितना झूठ। अध्याय नंबर 4, कौन बचेगा कौन फंसेगा। सबसे पहले कथित वसूली कांड के उस अध्याय के पन्ने को पलटेंगे जिस पर अनिल देशमुख के इस्तीफे का एक-एक सच दर्ज है। आप करीब 3 घंटे की टाइमलाइन से इस्तीफे को देखिए। सुबह 11:15 पर कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। दोपहर 2:40 पर अनिल देशमुख ने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यानी सीबीआई की एंट्री के ठीक 3 घंटे 25 मिनट पर देशमुख आउट हो गए। दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। इधर सीबीआई जांच का ऑर्डर आया, उधर अनिल देशमुख ने इस्तीफे की चिट्ठी लेकर सबसे पहले एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की, फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। सीबीआई की एंट्री से अब देशमुख के इस्तीफे को जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या सीबीआई के डर से देशमुख ने इस्तीफा दिया?
सबसे पहले उस इस्तीफे वाली चिट्ठी को गौर से पढ़िए जिसमें अनिल देशमुख ने कुर्सी छोड़ने की वजह लिखी है। देशमुख ने लिखा, आज माननीय कोर्ट की ओर से एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन मैं नैतिक आधार पर गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे गृह मंत्री के पद से मुक्त किया जाए। है और ये कोर्ट के आदेश से सीबीआई आई तो देशमुख को नैतिकता याद आई। अब यही बड़ा आरोप बीजेपी लगा रही है। केंद्रीय कानून मंत्री ने देशमुख की नैतिकता और उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर हमला बोला। लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। द कंसिस्टेंट conspicuous silence of Mr. Uddhav Thackeray is by itself raising a lot of questions. मुख्यमंत्री मौन क्यों है? ये पूरा प्रकरण बढ़ता गया, प्रकरण जटिल होता गया, परत दर परत खुलता गया। इसमें से कई आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बाहर आई, कई सरकार का और स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी। इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। पुलिस फोर्स को प्राइवेट आर्मी की तरह वसूली के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दूसरा कोई अलग उसमें से निष्कर्ष नहीं आ सकता। कथित वसूली कांड में गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी चली गई। एनसीपी से नैतिकता का लबादा उड़ाकर बचाव की मुद्रा में है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये सुनिए। ये पूरा मामला एफआईआर के इर्द गिर्द घूम रहा है। जयश्री पाटिल ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हम इस मामले से जुड़े अन्य मुद्दों पर अभी बात नहीं करेंगे। हम इस बात से सहमत हैं कि ये एक अभूतपूर्व मामला है। अनिल देशमुख पुलिस विभाग को लीड करने वाले गृह मंत्री हैं। इस मामले में एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। इसीलिए सीबीआई फिलहाल बिना एफआईआर दर्ज किए इस मामले की जांच करे और 15 दिन में अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश करे। सीधे शब्दों में कहें तो कोर्ट ने माना कि आरोप बड़े हैं, राज्य के गृह मंत्री पर हैं और अनिल देशमुख किसी भी जांच के लिए तैयार है। यानी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज तक से बातचीत में याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल ने सीबीआई जांच से बड़े खुलासे का दावा किया। उच्च न्यायालय है, उन्होंने मुझे मेरी जो इंक्वायरी है, जो मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। विद इन 15 डेज सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है डायरेक्टर ने, और मुझे बुलाना है। मुझे ये कहना है, अनिल देशमुख अगर तुम होम मिनिस्टर हो, अगर तुम्हारे अंडर ये महाराष्ट्र के स्टेट पुलिस है तो आप ये इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करने देंगे। ऐसा कोर्ट का व्यू था और कोर्ट ने इसीलिए इसमें सीबीआई को कहा है डायरेक्टली कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और इसमें मुझे बुलाए। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए कोर्ट का ऑर्डर झटका है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वसूली कांड की जांच का जिम्मा सौंप चुके हैं। ऐसे में अब सीबीआई की एंट्री को महाराष्ट्र में अपने अपने एंगल से देखा जा रहा है। देखिए, पहले दिन से सरकार की भूमिका संशयास्पद है, क्योंकि सचिन वाजे ये बहुत छोटा आदमी है। इसके ऑपरेटर्स और हैंडलर्स ये सरकार में बैठे। मान हम आज भी नहीं रहे हैं कि वो कोई गलत काम उन्होंने किया। हम पहले दिन से हैं कि आरोप वेग हैं, बेबुनियाद हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से लगाए गए। तो उन्होंने मतलब उस पद से उसी दिन हटने की आवश्यकता थी, लेकिन उनको बचाने की कोशिश एनसीपी के द्वारा हो गई। माननीय उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से उनको बचाने की कोशिश हो गई थी। देखिए, हमारे देश में हमने ऐसी परंपराएं देखी हैं कि एक ट्रेन की दुर्घटना हो जाती थी तो लाल बहादुर शास्त्री रिजाइन कर देते थे। यहां उनका ही अपना कमिश्नर आरोप लगाता है। सही है गलत है वो बात की बात है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना संगीन आरोप लगाता है, उसके बाद भी कोई व्यक्ति अपने पद पर टिका है, तो मुझे लगता है कि यह उसकी नैतिकता से जुड़ा प्रश्न है। नैतिकता का तकाजा तो यह है कि हट जाना चाहिए, लेकिन अगर नैतिकता नहीं है तो आगे आप कुछ नहीं कह सकते। तो क्या वसूली कांड में अनिल देशमुख का इस्तीफा अब उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ाने वाला है, या फिर अब इस्तीफे के बाद उद्धव का खतरा टल गया? अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर एनसीपी पर काफी राजनीतिक दबाव था, लेकिन
जो काम राजनीतिक दबाव नहीं कर पाया वो बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने 3 घंटे में कर दिया। अनिल देशमुख गए और दिलीप वलसे पाटिल आए। इससे सरकार अब गृह विभाग की छवि सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या इससे ये मिलीजुली सरकार पर सियासी खतरे का संकट मंडरा रहा है? ये कहना तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन सीबीआई की एंट्री ने सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो मामला इतना है कि जब तक सीबीआई की जांच चलेगी तब तक मुश्किलें उद्धव सरकार की बनी रहेंगी। इधर एक मामला तो निपट गया, अनिल देशमुख गृह मंत्री पद से नप गए। अनिल देशमुख आउट और दूसरी तरफ अब नए गृह मंत्री कामकाज संभालेंगे दिलीप पाटिल। लेकिन अब उद्धव सरकार यहां पर हार नहीं मान रही है। मुश्किलें जरूर बरकरार है, लेकिन वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है, अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। सीबीआई की एंट्री के बाद महाराष्ट्र की सियासी हवा अब किस दिशा की ओर बढ़ेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि जब अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोला था, तब से लेकर अब तक एनसीपी और शिवसेना अनिल देशमुख पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते आए हैं। उल्टा मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर पर सवाल उठाते हैं। There is a clear-cut information, there is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized and it is also certified by hospital. Secondly, he was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. देशमुख को सियासी हमलों से बचाने के लिए पार्टी ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। ये तब था जब बीजेपी एक के बाद एक वसूली कांड पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही थी। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। बीजेपी अब एक और कदम आगे बढ़ गई। इसे यूं समझिए कि देशमुख के इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे पर सियासी निशाना साधना आसान हो गया है। यानी सीबीआई अब परमबीर सिंह के आरोपों की जांच करेगी। अगले 15 दिन में सीबीआई पता लगाएगी कि 100 करोड़ की वसूली के आरोप में कितना दम है। सरल भाषा में आपको बताएं कि सीबीआई की प्रारंभिक जांच उद्धव ठाकरे सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। सीबीआई जांच में वसूली कांड को 4 एंगल से खंगालेगी। यानी 100 करोड़ की वसूली के लिए अनिल देशमुख ने कहा था या नहीं। अगर देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली के लिए कहा था तो मीटिंग की लोकेशन क्या थी? क्या वसूली कांड में सिर्फ अनिल देशमुख शामिल थे या फिर इसकी कड़ी कहीं और जुड़ती है? और आखिर में सीबीआई ये पता लगाएगी कि जो सबूत यानी मैसेज परमबीर सिंह ने दिए हैं उसमें सच्चाई क्या है। अगले 15 दिन महाराष्ट्र की सियासत में कई रंग दिखा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जिन 2 मामलों में उद्धव की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, दोनों मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों के हाथ में है। सबसे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है कि इस वक्त महाराष्ट्र में 2 केस में उद्धव सरकार को विपक्ष ने घेर रखा है। पहला केस एंटीलिया के पास विस्फोटक कार। इसी विस्फोटक वाली कार से मनसुख मर्डर केस जुड़ा हुआ है। इसी केस में सचिन वाजे गिरफ्तार है और केस की जांच एनआईए कर रही। वहीं दूसरा केस 100 करोड़ वसूली का है। इस मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी है। अब तक ये मामला सिर्फ चिट्ठी और आरोप तक सीमित था, लेकिन अब इस केस की जांच सीबीआई को मिल गई है। यानी महाराष्ट्र में 2 बड़े केस, एक की जांच एनआईए कर रही है और दूसरी की जांच सीबीआई करेगी। ठाकरे सरकार के लिए मुश्किल इसलिए बड़ी है क्योंकि सीबीआई जांच का आदेश कोर्ट से आया है।
और जब तक ये शुरू होती है, सीबीआई जांच करती है, इंक्वायरी, और आप बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश देख लीजिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है अपने आदेश में साफ साफ कि जो आरोप परमबीर सिंह लगा रहे हैं वो उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। बहुत गंभीर आरोप है और कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। प्राइम फेसाई ऊपरी तौर पर देखने में इसमें ऑफेंस बनता है। यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच सौंपी है और यही वजह है कि अब जब ये पूरी जांच पड़ताल शुरू होगी तो 15 दिनों में ही पता लग पाएगा कि सीबीआई को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। उसके आधार पे वो डिसाइड करेंगे कि एफआईआर रजिस्टर करना है कि नहीं। लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं हुई है, अभी तो बढ़ी है। बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया और इसी मुद्दे को हथियार बनाकर उद्धव सरकार पर वार किया जा रहा है। हमारे मांगने से वो कोई इस्तीफा वगैरह तो देने नहीं वाले। कम से कम मिनिमम हमारी अपेक्षा ये है कि आपके नाक के नीचे इतना सिंडिकेट चल रहा है, आपके नाक के नीचे लोग पैसा वसूली, हफ्ता वसूली कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन चल रहा है और पुलिस एक्सटॉर्शनिस्ट बन रही है। ऐसे समय आप कम से कम जनता को आश्वस्त तो करें कि हम इसके ऊपर कोई उपाय करेंगे, हम किसी के ऊपर एक्शन लेंगे। उसकी जगह आप तो सबको शेल्टर करते जा रहे हैं। तो इसलिए हम तो कम से कम मिनिमम एटलीस्ट वो सामने आकर बयान दे और जनता के सामने दो बातें तो कहें। सवाल ये भी है कि अगर वसूली कांड में रत्ती भर सच्चाई नहीं थी तो अनिल देशमुख ने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आरोपों की जांच होने तक कुर्सी से हट जाए और आरोपों का दूध और पानी का पानी होते ही वापस लौट आते। वसूली कांड मौजूदा सरकार के लिए ऐसा मुद्दा है जिससे ना तो वो उगल सकती है ना ही निगल सकती है। इसे यूं समझिए, आरोप लगाने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सीनियर सर्विंग आईपीएस अधिकारी है। आरोप लगाने से कुछ समय पहले तक परमबीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे। सीबीआई की जांच में अनिल देशमुख के साथ परमबीर के रोल की जांच होगी क्योंकि परमबीर ने तबादले के बाद सनसनीखेज आरोप लगाए थे। ऐसे में इस केस में अब सीबीआई की जांच पर सबकी नजरें हैं। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे वैसे कथित वसूली कांड की परतें खुलेंगी, यानी आरोपों में कितना हकीकत है और कितना फसाना है इसका पता चलेगा। विद्या कमलेश सुथार और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। इधर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को घेर रही है तो दूसरी तरफ केंद्र में कांग्रेस पार्टी हावी है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोपों के साथ आखिर राफेल सौदे के मुद्दे पर फ्रांस की एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर इतना सियासी बवाल क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए, सीएजी ने भी फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपया करके भारत की सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर न करें। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये उनका इतिहास है। इन्होंने उरी पे सबूत मांगा था ना, इन्होंने बालाकोट पे सबूत मांगा था ना। जिन सेना के साहसिक कार्रवाई की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उस पर सवाल खड़े करना। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन खोरी और बिचौलिए कैसे हो सकते हैं? और भारत में स्टेटेड पॉलिसी है, नो मिडलमैन, नो कमीशन इन डिफेंस डील्स। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, कंपनी ब्लैकलिस्ट होगी, कंपनी पर एफआईआर दर्ज होगी। यह इस देश का कानून है। हम केवल यह पूछ रहे हैं, क्या इस देश का कानून इस देश की सरकार पर लागू होता है या इस देश के सरकार और प्रधानमंत्री कानून और संविधान से ऊपर उठ गए हैं? चलिए, राफेल का मुद्दा है, ये लोकसभा चुनाव के वक्त से ही हावी रहा है देश की राजनीति पर और एक बार फिर से एक नई मीडिया रिपोर्ट की वजह से ये सामने आ रहा है और इस तरह से बवाल चल रहा है। लेकिन अब उस बात सियासी घमासान की, चुनावी घमासान की कहिए, जो 5 राज्यों में होना है। जल्दी से आपको तारीख बता दें, बंगाल में 31 सीटों पर ये 5 राज्यों में जो कल मतदान होना है, इसी के साथ असम की 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। तमिलनाडु में 234 सीट पर एक साथ वोटिंग होगी और इसके साथ केरल के 140 सीटों पर वोटिंग होगी। कल समझ लीजिए सबसे ज्यादा तमाम राज्यों में, पुडुचेरी में भी 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। दूसरी लहर कोरोना का जब से देश में आया है, कई जगहों पर हालात, परिस्थितियां खराब होती चली जा रही हैं और इसी में राजधानी में कोरोना की वजह से आईसीयू वेंटिलेटर की किल्लत हो रही है।
एलएनजेपी अस्पताल में 50 में से सिर्फ एक वेंटिलेटर ही खाली बचा है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में 71 में से 12 वेंटिलेटर खाली हैं। दिल्ली के 26 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के वेंटिलेटर पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। दिल्ली के 33 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड भी भर गए हैं। तो चाहे आईसीयू के बेड हो, वेंटिलेटर्स हो, इन तमाम किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो दिल्ली में 4000 के ऊपर मामले आ रहे हैं रोजाना। स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं देश में कोरोना के बढ़ते मामले और दूसरी लहर में कैसे कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बढ़ते मामलों की वजह से 1 लाख पार कोरोना केस हो जाना। आपको पता है पिछली बार जो पहली लहर थी उससे भी ज्यादा घातक ये साबित हो रहा है। पिछली बार लगभग 9 महीने लग गए थे 97,000 केस होने में, और इस बार 52 दिनों में 1 लाख के पार हो गए हैं। साप्ताहिक मामले हो या फिर महीने दर महीने रफ्तार तेजी से भाग रहा है। दूसरी लहर से खौफ खाइए। भारत में कोरोना की दूसरी लहर आएगी और इतनी घातक हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखते ही देखते कोरोना का इतना घातक विस्फोट हुआ है कि कोरोना के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स के परखच्चे उड़ गए। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कैसे हिंदुस्तानियों पर टूटा है, इन 8 पॉइंट में आप समझ सकते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,03,844 नए केस। देश में पहली बार कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में 478 लोगों की हुई मौत। अमेरिका के बाद भारत में भी एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस। कोरोना के एक्टिव केस में भी 50,000 की बढ़ोतरी। कोरोना के 82% मामले देश के 8 राज्यों से आए हैं। कोरोना इन्फेक्शन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आया। अमेरिका ब्राजील से भी ज्यादा भारत और फ्रांस में कोरोना केस। दूसरी लहर के आंकड़ों से घबराना, दहशत में आना, खौफ खाना लाजमी है, क्योंकि जितनी तेजी से इस वक्त देश में कोरोना फैल रहा है, दुनिया में भारत कोरोना कैपिटल बनता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर भारत में कोरोना इतना घातक कैसे और क्यों हो गया। हम आपको इसकी वजह समझाएंगे। दूसरी लहर में कोरोना की रफ्तार कितनी गुना तेजी से बढ़ी है वो आपको बताते हैं। 4 अप्रैल को कोरोना के 1,03,844 नए केस, जो अभी तक का ऑल टाइम हाई है, जबकि पहली लहर में 16 सितंबर 2020 को ऑल टाइम हाई कोरोना के 97,894 केस आए थे। भारत में कोरोना का पहला केस जनवरी 2020 में आया था और 97,894 तक पहुंचने में पूरे 9 महीने लग गए थे। 11 फरवरी 2021 को देश में 9,303 कोरोना के केस थे और दूसरी लहर में महज 52 दिन में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है। ये बताने और समझने के लिए काफी है कि भारत में कोरोना महामारी भयंकर रूप ले चुकी है और इस तरह देश भर में अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार बन चुके हैं, जबकि 1,65,000 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। अब आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना फैला हुआ है। पिछले 24 घंटे में आए 1,03,844 कोरोना केस में 82% हिस्सेदारी देश के 8 राज्यों से है। इनमें सबसे आगे 57,074 नए कोरोना केस के साथ महाराष्ट्र टॉप पर है। पंजाब में 4 अप्रैल को 3,006 कोरोना केस, दिल्ली में 4,033 नए केस, उत्तर प्रदेश में 4,136 नए केस, मध्य प्रदेश में 3,178 नए कोरोना केस, छत्तीसगढ़ में 5,250 नए कोरोना केस, कर्नाटक में 4,553, जबकि तमिलनाडु में 3,581 कोरोना के नए केस आए हैं। देश भर में 478 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत 52 दिन पहले हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना कितना घातक और असरदार है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस साल कोरोना की रफ्तार 7 गुना ज्यादा है। वहीं कोरोना से होने वाली साप्ताहिक मौतों के आंकड़े में 59% का उछाल आया है। हालात इस कदर बद से बदतर है कि 3 दिन में एक्टिव केस में 1 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 5 सूत्रीय प्लान बनाया है।
जिसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड गाइडलाइन के मुताबिक बर्ताव और वैक्सीनेशन की रणनीति अपनाने पर जोर दिया। हाई लेवल मीटिंग में उन 10 राज्यों के कोरोना ग्राफ पर चर्चा हुई जहां देश के 51% केस आ रहे हैं। पीएम ने निर्देश दिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय टीम भेजी जाए, जो वहां स्थिति कंट्रोल में करने को लेकर एक्शन प्लान तैयार करेगी। आज तक ब्यूरो। देखिए ना, ये बढ़ते आंकड़े, ये बिगड़ते हालात, इन सब के साथ पिछली लहर, जो पहली लहर थी, उसकी याद आने लगी है। कई जगहों पर कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं। नोएडा में कई इलाकों में बहुत ज्यादा मामले आने की वजह से हाउसिंग सोसाइटीज में नए नए नियम बन रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, तमाम इन राज्यों में आंकड़े कैसे बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जिस भयंकर रफ्तार से कोरोना फैल रहा है, उसकी ये अद्भुत तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि कैसे कोरोना के इस दौर में मास्क ना पहनने वालों की आरती उतारी जा रही है। लोग पोस्टर लेकर खड़े हैं, घर से निकले तो मास्क लगाएं, साबुन से नियमित हाथ धोएं। यूपी में कोरोना फिर से फैल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोग मास्क न लगाने वालों की आरती उतार रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। उत्तर प्रदेश में अचानक कोरोना के केस बढ़ने के बाद एक्टिव हुई सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत एक मामला मिलने पर 25 मीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा मामले मिलते हैं तो 50 मीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के लिए अलग नियम होंगे। एक मरीज मिलने पर अपार्टमेंट की उस मंजिल को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। एक से ज्यादा मरीज मिलने पर संबंधित ब्लॉक सील होगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने पर ही कंटेनमेंट जोन खत्म होगा। ये नियम खास तौर पर नोएडा के लिए बनाया गया है। बहुमंजिला टावर्स में जहां अगर एक केस किसी एक फ्लोर पे रहेगा तो उस फ्लोर को कंटेनमेंट जोन निगरानी के लिए घोषित किया जाएगा। साथ में अगर एक टावर में एक से अधिक मंजिल में अगर है फ्लोर्स में तो पूरे टावर्स में निगरानी प्रक्रिया चलेगी। यहाँ रविवार को 3178 नए मरीज मिले। 2201 लोग ठीक हुए, जबकि 11 की मौत हुई। राज्य में अब तक 3.06 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। यहाँ फिर से कंटेनमेंट जोन बनना शुरू हो गया है। हम भोपाल के अयोध्या बाईपास पे बनी हुई शंकर गार्डन कॉलोनी में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे आप वही तस्वीरें देखेंगे जो आमतौर पर पिछले साल देखने को मिलती थी कोरोना के शुरुआती समय में, जब पूरे इलाके को ही कंटेनमेंट जोन घोषित करके वहां पे बैरिकेडिंग कर दी जाती थी। भोपाल में अभी तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन दिख रहे थे, जहां पे जिन घरों में संक्रमण है सिर्फ उन्हीं को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां पे बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन पहली बार है जब पूरे कॉलोनी को ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दरअसल इस कॉलोनी के करीब 20 घरों में संक्रमण मिला है कोरोना का, जो कि भोपाल के किसी एक इलाके में मिलने वाले सबसे ज्यादा संक्रमण का आंकड़ा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक बनती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में डलहौजी पब्लिक स्कूल के 99 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक 23 टीचिंग स्टाफ समेत कुल 122 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जबकि पंजाब में 4 अप्रैल को 3006 नए मरीज मिले और 51 की मौत हुई। राजधानी की रिपोर्ट के साथ ही तो हमने शुरुआत की थी, बताया था आपको कैसे बेड्स की किल्लत हो रही है, इतना ज्यादा मामले आ रहे हैं, 4000 से ज्यादा केसेस एक दिन में राजधानी में। पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, दिल्ली भी जिस तरह से लगातार ये भार झेल रही है कोरोना के बढ़ते संक्रमण का, ये आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हालांकि 2 अच्छे फैसले लिए गए हैं। एक तो अब 24 घंटे वैक्सीनेशन किया जाएगा और दूसरा बस अड्डों पर चेकिंग होगी, टेस्टिंग कोरोना की। देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। देश भर में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियागंज के अंदर। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि मंडी में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो नियम कोरोना के दौरान होना चाहिए वो सब कुछ बेपरवाह होता हुआ नजर आ रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो कि सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, उन सब को पूरी तरह से भूल करके अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दिल्ली में 4 अप्रैल को 4033 नए कोविड मामले आए हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई।
दिल्ली में 61 दिन बाद पहली बार 11 मार्च को 400 से अधिक कोरोना के नए मरीज की पुष्टि हुई थी और अब ये रोजाना 3,500 के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली में एक बार फिर से सख्ती बरती जा रही है। कश्मीरी गेट ISBT पर कोरोना टेस्टिंग चल रही है। ISBT पर मतलब इस तरह की टेस्टिंग कितनी बड़ी चुनौती है? सर काफ़ी बड़ी चुनौती है, अगर फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हम साथ दे सकते हैं, पूरा का पूरा हम पूरा सपोर्ट देने को तैयार हो रखे हैं। सुशांत मेहरा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।